राम राम बच्चों, हाल चाल तो मस्त होगा आप लोग का। चूंकि सारा एग्जाम तो खत्म हो चुका, बच गया आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स कोई बात नहीं, डरने का नहीं है। जैसे अभी तक नहीं डरे, अपने चैनल अकाउंट वाला के साथ लगे रहे, पूरे टीम के साथ लगे रहे हो, और हम लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं। चलिए, हम आपका डे 2 यानी 2020 क्वेश्चंस हम खेल रहे हैं आपके साथ 2 मार्क्स वाले में, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करना है। आज डे 2 है, सेकंड डे का रिकॉर्डिंग है बच्चा। तो आज के क्वेश्चंस में, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में क्या क्या है, जरा हम लोग फटाफट जल्दी से देख लें, और आप लोग इसको याद करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जो है पहले तो हम समझाएंगे कि है क्या, ये समझते चलेंगे हम लोग। चलिए, कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, चूंकि 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम करा चुके हैं। स्टेट 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का 4 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। कहता है टू मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। मतलब ये जज करता है कि किसी भी फर्म्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है, जो इनकम के स्टेटस का पार्ट है, उसका कैटेगरी रेशियो क्या जा रहा है, अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है कि स्थिर क्या है, ये जज करता है। टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, मतलब जो ऑपरेटिंग जो आपका जो रेगुलर रेवेन्यू नेचर का जो इनकम है, रेवेन्यू का खर्च है, उसकी एग्जैक्ट स्टेटस बताता है कि क्या आपकी ऑपरेटिंग स्टेटस सही है कि क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी ऑपरेटिंग स्टेटस डाउनफॉल में जा रही है। टू एसेस द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, या बिजनेस की सॉल्वेंसी, यानी इंसॉल्वेंसी नहीं, सॉल्वेंसी स्थिरता है। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस डाउनफॉल में ज्यादा जाने के कारण बिजनेस निगेटिविटी में जा रही है, लॉस में जा रही है, जिसके कारण हमारा असेट से ज्यादा लायबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट, टू हेल्प द मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये सारा रिजल्ट के बाद हमारा जो मैनेजरियल टीम है उसको डिसीजन लेने के लिए क्या मिलता है, सहायता मिल जाता है कि भैया हो सकता है, चल सकता है, नहीं, ये सारा डिसीजन मेकर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज मीन्ट बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट का एनालाइज करना की बात है। तो कहता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशंस contained in the financial statements of the business in order to assess its financial positions and performance। मतलब ये जज करता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी फाइनेंशियल पोजीशंस जज करता है कि बिजनेस की स्टेटस क्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज नॉन कैश आइटम्स। मतलब यहां नन लिखा हुआ है, जो डायरेक्टली कैश से रिलेटेड नहीं है, अदर देन कैश। तो भैया आप शेयर इशू करते हो, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, वहां नॉन कैश आइटम्स हो गया बेटा, या डिप्रिसिएशंस हो गया, या रिटेन ऑफ टर्म हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया। दीज आर अ कैटेगरी ऑफ नॉन कैश आइटम्स। ये टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का आ गया बच्चा। नेक्स्ट, गिव 4 एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स देना है। कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो मतलब पॉजिटिव, इनफ्लो मतलब पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। तो मतलब ये बोल रहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 4 पॉजिटिव चीज बताइए। तो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, क्या सारा, इश्यू ऑफ शेयर फॉर करेंट असेट्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश आइदर करेंट असेट्स, रेज लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और बढ़ रहा है मेरा बैंक लोन वगैरह, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो वो सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया बच्चा। नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव, कंपेयर करना। तो कंपेयर जब भी होगा तो मिनिमम 2 डाटा चाहिए, 2 ईयर का डाटा चाहिए, और वो भी 2 ईयर का जो फाइनेंशियल डाटा या इनकम स्टेटमेंट का डाटा जो चाहिए वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही फर्म का होना चाहिए बच्चा। तो जो डिफरेंसेज होता है कंपैरेटिव में, मतलब जो डिफरेंसेज होता है वैल्यू इंडिविजुअल्स असेट्स और लायबिलिटी का, उसको प्रीवियस ईयर को बेस मानकर परसेंटेज निकालकर रिजल्ट देखी जाती है। तो कहता है एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट शो द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स लाइक पर्सनल एंड रियल
on different dates and also the extent of their increase or decrease, जो differences आता है between these dates, it throw light on the light on the trend and direction of change the position over the period. मतलब उसकी स्टेटस क्या है उस ईयर. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ट बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट. रिडम्पशन का मतलब होता है, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट. भैया आप लोन लोगे तो रीपेमेंट करोगे ना यार. तो पहला लेक्चर में हम डिवेंचर के बारे में कुछ बताए हैं. या लोन ले लिए, डिवेंचर जस्ट लाइक लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो आप पेमेंट तो करोगे ना. तो पेमेंट जो करने का जो मोड होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर वगैरह होता है. तो आउट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा, मतलब हम जो उसको रिपेमेंट कर रहे हैं, अपने कंपनी के प्रॉफिट हमारे पास है, अवेलेबल सरप्लस है, हम उससे उसको रिपेमेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो कहता है व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड out of profit, it is referred as redemption out of profit. In this case, an adequate amount of profit is required to be transferred from surplus of a statement of profit and loss to debenture redemption reserve. मतलब surplus जो statement of profit and loss जो है उससे रीपेमेंट करेंगे. यानी जर्नल एंट्री की बात करो तो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में कहते हो DRR. नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज मींट बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय कन्वर्सन. देखो सेम है कन्वर्सन. कन्वर्सन का कहने का मतलब है कि डिवेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लोन है. अब उसको जो रिपेमेंट करना है तो उसको ऑफर किया गया कि भैया पैसा नहीं देंगे, तुम शेयर होल्डर बन जाओ, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लो, इक्विटी या अदर प्रीफरेंस. तो वो आ गया कन्वर्सन मेथड. तो व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स ऑफ अदर सिक्योरिटीज, इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्सन, अदर सिक्योरिटी लाइक शेयर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज मींट बाय ऑपरेटिंग साइकिल. मतलब ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है बेटा वो बिजनेस को ऑपरेट, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड की ऑपरेटिंग बात बोल रहा है. जो फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे तो 1 ईयर यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च की होती है. तो कहता है एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशंस ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजिंग इन कैश और कैश इक्विवेलेंट. कहता है कि मतलब कोई भी असेट्स जो अक्वायर करते हो, खरीदने से लेकर बेचने तक का के बीच का जो नॉर्मली साइकिल होता है, जो कैश की बात होती है, जिस डेट में हम उसको सेल करते हैं कैश में कन्वर्ट करते हैं, उस पार्ट को ऑपरेटिंग साइकिल कहा गया. व्हेन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज एज्यूम्ड टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ. कितना मंथ माना गया? 12 मंथ माना गया. नेक्स्ट बेटा, स्टेट द नेम्स ऑफ 4 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 बात क्या है भाई? असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस. हम यहां 5 दे दे रहे हैं बेटा तुमको. क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग. देख एनपीओ का क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है ये. भैया है क्या फंड बेस्ड अकाउंटिंग? क्या मतलब जो स्पेसिफिक आप फंड बना के रखे हुए हो, तो स्पेसिफिक फंड अगर है लाइक बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, तो इस तरह के फंड से रिलेटेड जो खर्च होते हैं वो स्पेसिफिक फंड से ही डिडक्शन करके शो करते हो. अगर फंड एक्सीड करता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करते हो. अगर फंड डिक्रीज करता है तो जितना से डिक्रीज कर रहा है उसे एक्सपेंडिचर साइडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हो. कहता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग refer to the accounting system whereby receipts and incomes relating to a specific fund is credited to that particular fund and payment and expenses related thereto are debited to it. मतलब हम उसी में अगर और फंड आ रहा है तो क्रेडिटेड मतलब ऐड कर देंगे और खर्च हो रहा है तो उसको डेबिट यानी लेस कर देंगे. अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग सच फंड्स आर बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड एटसेट्रा. दीज आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे. आ गया आप लोग के लिए सीयूटी अंडर ग्रेजुएट 2025 के लिए आ रहा है पूरा अकाउंट्स वाला टीम. ऑनलाइन ऑफलाइन श्रीराम स्कूल ऑफ कॉमर्स बोथ में चलेगा आपके साथ. आपके लिए चूंकि बहुत बच्चों का डिमांड है कि सर आप इतना कुछ करते हो तो सीयूटी के लिए भी हम लोग के लिए थोड़ा सा हेल्प करो, तो करेंगे, जरूर करेंगे, प्रॉमिस है. और यहाँ क्लास का
इंट्रोडक्शन का डेट भी लिखा गया है 27/5/2025, भूलना मत बच्चा, ज्वाइन करना जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, छोटा सा है। ए बी सी तीन पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2 है। बी रिटायर कर गया। ए सी ने डिसाइड किया कि अब हम लोग का प्रॉफिट होना चाहिए 4:3, गेनिंग रेशियो निकालना। भैया गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, सिंपल सा बात है भैया। बी रिटायर किया तो ए का शेयर, ए का न्यू रेशियो बेटा 4/7 है, ओल्ड रेशियो बेटा 3/5 अदू 7, 3/7 है, 1/7 ये गेनिंग हो गया बेटा। जबकि सी का शेयर है 3/7 माइनस 2/7, 1/7, 1/7, मतलब ये भी गेनिंग हो गया। तो ए और सी का गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया। ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा 32 नंबर, हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। आपको पिछले लेक्चर में था कि डेथ पार्टनर के डेबिट में क्या किया जाता है, यहां है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे कर, कोई दिक्कत नहीं, जो उसको लेना है, जो उसको फर्म से लेना है और जो फर्म को उससे लेना है, डिडक्ट करके प्लस माइनस करके हिसाब किताब निकाल लो यार। मतलब जो बैलेंस है रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल, उसमें ऐड कर दो उसके शेयर ऑफ गुडविल, ऐड कर दो शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व प्रॉफिट, और लॉस रहेगा तो उसको लेस कर देना बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऐड कर देना, लॉस रहेगा तो लेस करना, और शेयर ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऐड कर देना। जो रिजल्ट निकलेगा वो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करना। यही सेम चीज अगर रिटायरिंग की जगह डेथ रहता तो सेम चीज रहता, 2-3 पॉइंट और ऐड हो जाता, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी सस्पेंस अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाता, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो वो घट जाता बेटा। नेक्स्ट, वाई असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। भैया ये क्वेश्चंस तुम्हारा डेथ में भी रह सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी रह सकता है, एडमिशन भी रह सकता है, रिटायरमेंट, क्योंकि जितने भी तरह के इंटरनल रिकंसिलिएशन है सब में ये टर्म होगा। क्यों असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हो? एकदम सिंपल सा बात है। आज कोई नया बंदा एडमिट कर रहा है, ये आज की बुक में जो कल तक का एसेस किया हुआ था वो आज की डेट में इसकी बुक में 10,000 रुपया वैल्यू है। तो ये खरीदा गया था कुछ वैल्यू में, घटते घटते इसका आज के डेट में 10,000 हुआ। तो आज हम नया पार्टनर एज्यूम करो कि हम नया पार्टनर फर्म में आ रहे हैं, तो हमें चाहिए ना कि ये आज का इसका मार्केट वैल्यू क्या है, तो हम इसका भाई मार्केट में वैल्यू लगाएंगे 10 लोग के साथ। तो इसका वैल्यू मान लो 10,000 बुक में लिखा हुआ है, आज इसका वैल्यू 12,000 हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया या घट गया, हमें उससे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। वो प्रॉफिट या लॉस किसके लिए होगा? वो ओल्ड पार्टनर के लिए होगा, जो पहले से पार्टनर हैं थे उनके लिए होगा। क्योंकि हमें तो भैया फ्रेश चाहिए, हम तो आज के हिसाब से ज्वाइन किए, तो आज तक का जितना भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सब पिछले का होगा। इसलिए असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ता है। तो ऑन द डेथ पार्टनर मस्ट बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस arising out of change in the value of assets and liabilities. That is why assets are revalued and liability are reassessed on the death of a partner. भैया अपना हिस्सा लेकर वो जाएगा। Next 34. What journal entry will be recorded for goodwill on the death of a partner? Death हो या रिटायरिंग हो, दोनों में एक ही होता है बेटा। सर क्या होता है? होता है बेटा remaining partners capital account debit to death partner कैपिटल अकाउंट, यही होगा बच्चा। आप रिमेनिंग पार्टनर में कौन सा रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो में। और यहां पर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर का होगा शेयर ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल फर्म का होगा जितना भी शेयर होगा उससे कैलकुलेट कर लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 35 नंबर, गिव 2 सर्कमस्टांसेस, 2 अंडर विच अ पार्टनरशिप फर्म इज डिजॉल्व। कब कब पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हो सकता है? 2 घटना। अगर हम सारा पार्टनर सहमत हैं कि भैया आप फर्म बंद करो, या हमारे बीच का कोई एक पार्टनर या सारा पार्टनर दिवालिया हो गया हो, कंगाल हो गया हो, आप फर्म को डिजॉल्व करना होगा।
क्लियर है? ये रूल कहता है, एक्ट में हमारे पास। व्हाट इज डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन पूछ रहा है, याद रखना। फर्म का डिजोल्यूशन नहीं पूछ रहा है, याद रखना। पार्टनरशिप ड्यू टू इंटरनल चेंजेस, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन बिटवीन टू पार्टनरशिप फर्म। ये पार्ट है तुम्हारा इंटरनल डिजोल्यूशन से पार्टनर्स का डिजोल्व हुआ। फर्म तो कंटिन्यू चलता रहेगा, पार्टनर्स आपस में चेंज कर रहे हैं। कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो फर्म बंद हो जाएगा? नहीं सर, वो चलता रहेगा। तो उसी को लिखना है कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स, द बिजनेस ऑफ द फर्म हाउ एवर कंटिन्यू इन ए रिकंसिस्ट फॉर्म, चलता रहेगा। नेक्स्ट 37, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी का 4 कैरेक्टर भैया। सबसे पहला सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब इसका कंपनी का अपना लीगल एक स्टेटस होता है। आप कंपनी का जो भी कंपनी का नाम है उसके नाम से आप इंडिविजुअली केस कर सकते हो। आप कंपनी के नाम पे, डायरेक्टर मेंबर पे केस नहीं होती है बेटा। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इसकी अपनी अधिकार होती है। जैसे कहने का चीज है कि कंपनी के डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, कंपनी चलता रहेगा, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी अपना रन करता रहेगा। जैसे हमारे धीरू भाई अंबानी जी का कंपनी था, आज भी वो कंपनी चल रहा है। उनका कंपनी 2 बेटों में बीच में बट गया। आज वो बड़ा आज एक अनिल भाई अंबानी है और एक मुकेश अंबानी। वो मुकेश अंबानी भी अपना कुछ पार्ट अपने बेटों को दे रहे हैं। मतलब वो चलता रहेगा, डायरेक्टर में चेंज होगा, एमडी चेंज होगा, कंपनी चलती रहेगी। लिमिटेड कंपनी, भैया कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर, जो मार्केट से शेयर होल्डर के द्वारा, उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, आज मेरे नाम से शेयर है, कल दूसरे के नाम से शेयर ट्रांसफर हो सकता है, बट पार्टनरशिप बिजनेस में शेयर ट्रांसफर नहीं होता, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट 38, व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? अब शेयर मार्केट में हम 2 नाम से इशू करते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी को ऑर्डिनरी भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा, घबराना मत बेटा। तो इक्विटी है क्या? तो कंपनी के द्वारा जो शेयर्स 2 मोड में, 2 नाम में इशू करता है। मतलब समझो कि कंपनी का 2 बेटा शेयर का नाम से एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर के नाम से, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को भाई वोटिंग राइट मिलती है, प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलती है। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलती है, इक्विटी शेयर को नहीं मिलती है। जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंडिंग अप होती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को रीपेमेंट होता है सारा आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद, और देन आफ्टर इक्विटी शेयर को मिलता है। ये सारी बातें तो कहता है एन इक्विटी शेयर्स is a share which is not a preference share, section 85. Equity share does not enjoy any preference right in the payment of dividend or repayment of liability. Equity share are the permanent source of capital. याद रखना इस चीज को। Next, what is loss on issue of debenture? Sir, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर क्या है? डिवेंचर को जो इशू करने में जो लॉस यानी डिस्काउंट पर इशू करते हो तो वो लॉस हो गया, तो वो पूछ रहा है। कहता है मतलब इसकी फेस वैल्यू 100 रुपया है और 100 रुपया से कम अगर मार्केट में डिवेंचर इशू कर रहे हो तो वो हो गया डिस्काउंट यानी लॉस। तो कहता है व्हेन डिवेंचर इज इशूड at a price below its nominal value and or a debentures is redeemable at premium, it is known as loss on issue of debentures. मतलब अगर इशू करते हो बिलो पे या डिवेंचर को रीपेमेंट करते हो फेस वैल्यू से ज्यादा, तो वो लॉस ऑन डिवेंचर्स कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? सर जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है सर? कहता है जीरो कूपन बॉन्ड में बेटा कि इसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता नहीं है, दिया नहीं जाता है। कहता है बेटा द बॉन्ड्स और डिवेंचर्स विच डू नो कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। मतलब इसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की मतलब इंटरेस्ट देने की बात ही नहीं होती है। तो टू कंपेंसेट द इन्वेस्टर सच बॉन्ड और डिवेंचर्स आर इशूड एट ए सब्स्टेंशियल डिस्काउंट। मतलब डिवेंचर जो 100 रुपया का है ऑलरेडी हम 100 से नीचे वैल्यू में आपको दिया, बट ये बात किया गया कि भैया हम कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देंगे, वही आपका बेनिफिट हो गया और रिपेमेंट के समय आपको पूरा का पूरा 100 रुपया दिया जाएगा। तो आज आपका 40 क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर आपका वही अनाउंसमेंट है सीयूटी का 27 फरवरी। अपना स्लोगन पढ़ लो चाहे कहीं से,
क्वेश्चंस तो आएगा भैया अकाउंट वाला से, याद रखना इसको। और जाते जाते कहना फिर नहीं छोड़ेंगे कि पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती बच्चों, ज्ञान की सीमा कोई नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम डे 3 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय।